लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप नहीं जानते कब क्या चुनौती आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपको ना सिर्फ नीचे खींचने की कोशिश करे बल्कि आपका अस्तित्व ही मिटाने पर तुल जाए। ऐसी ही चुनौती सामने आ खड़ी हुई एसीपी सुनील के, जब 35 साल की उम्र में उनको पता चला कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। यह वह स्थिति थी जो किसी को भी हताश कर सकती थी, लेकिन सुनील कुमारी ने योग और आयुर्वेद के साथ इस परेशानी से लड़ाई छेड़ दी। उनकी यात्रा एक मिसाल है कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस चुनौती का सामना किया और किन चीजों ने उनको हौसला बनाए रखने के लिए हिम्मत दी। सुनील जी, आपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। तो अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपने इतनी बड़ी चुनौती का सामना किया, किन चीज़ों ने आपका हौसला बनाए रखा और कैसे आप अपनी जॉब पर भी बिल्कुल मेहनत के साथ डटी रही हैं और काम करती रही हैं। जी मैंने 94 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और अब मेरी 29 इयर्स की सर्विस दिल्ली पुलिस की है। तो उससे पहले ज्वाइन करने से पहले मेरे फादर टीचर हैं, तो वो मेरी बड़ी सिस्टर प्रिंसिपल है, तो वो चाहते थे कि मैं भी टीचिंग में जाऊं। तो उन्होंने पहले बीएड करवाया मुझे ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मुझे टीचिंग में जाना नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में थी, जूडो खेलती थी। तो बीएड करने के बाद फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया। करते करते फाइनल ईयर में थी तो मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पसंद थी। तो मैंने दिल्ली पुलिस के अलावा कोई टेस्ट ही नहीं दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशंस में काफ़ी काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उस टाइम में लेडीज़ भी कम होती थी, अब तो फिर भी हमारे भर्ती का प्रोसीजर चेंज हो चुका है। तो काफ़ी वर्कलोड रहता था हमारे ऊपर, 24 घंटे एक तरह से काम करते थे। तो मैं प्लेयर थी, 6th क्लास से मैंने जूडो खेलना स्टार्ट किया था। नेशनल में मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल्स थे, इंटरनेशनल में भी सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा स्कोप नहीं था उस टाइम स्पोर्ट्स का, तो वहाँ मेरे को जाने नहीं दिया। उसके बाद से पुलिस की नौकरी मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं लगी, क्योंकि पहले से ही मैं फिजिकल काफ़ी करती रही थी। लेकिन जब 2006 में मुझे अटैक आया, मुझे एक आँख से दिखाई देना बंद हो गया था, तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया एम्स में। उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, स्टेरॉइड वगैरह दिए, और मेरे को सिर में दर्द रहना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 3 साल बाद फिर मुझे अटैक आया 2009 में। फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया। तब उन्होंने डिटेक्ट किया डॉक्टर्स ने कि मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसका नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और जो नॉन क्यूरेबल है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हैवी डोज वो मुझे देते थे, अल्टरनेट डेज पे इंजेक्शंस लगते थे, जिसकी वजह से मुझे बॉडी पेन और फीवर रहता था। 6 महीने तक मैं अल्टरनेट डेज पे इंजेक्शन लेती थी। एक दिन मेरा फीवर उतरता था तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा से इंजेक्शन लगने की बारी आ जाती थी। तो इस तरह से बहुत परेशान फिजिकली भी और मेंटली भी फील होता था मुझे। फिर उसके बाद वीकली इंजेक्शन स्टार्ट हो गए। कोई नया इंजेक्शन आ गया था जो वीक में लगता था। 2-3 साल तक वो इंजेक्शन लगते रहे मैम, लेकिन उसके लगते लगते फिर मुझे 2013 में अटैक आ गया। मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए थे। फिर वही एलोपैथिक उन्होंने स्टेरॉइड दिया मुझे, एम्स हॉस्पिटल वालों ने। और मैंने उनसे पूछा कि भाई इंजेक्शन लगते लगते ऐसी सिचुएशन क्यों है। तो डॉक्टर ने मुझे रिप्लाई दिया कि मैम ये तो जब तक इफेक्टिव हैं तब तक हैं, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम आपको श्योरिटी दें या कुछ कह सकें इसके बारे में। जब तक इंजेक्शन इफेक्टिव रहेगा ठीक रहेगा, नहीं तो ये तो अटैक तो 2-2.5 साल में इसका आ ही जाता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं एम्स से हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए गई थी मैम, तो एक लड़का आया हुआ था जो व्हील चेयर पे था। वो डॉक्टर के साथ झगड़ा कर रहा था, तो मैंने उसको देखा कि भी इतना परेशान है क्या बात। उसने, वो शायद प्राइवेट जॉब करता था। इंजेक्शन 10,000 का एक आता था, तो महीने में 40,000 का इंजेक्शन वो अपनी पॉकेट से लगवाता था।
डॉक्टर को बोल रहा था कि मैं मोटरसाइकिल पे जाता था, इंजेक्शन लाता था, मैंने एक भी इंजेक्शन मिस नहीं किया, फिर भी मैं व्हील चेयर पर कैसे आ गया। फिर उस दिन मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि नहीं, इंजेक्शन से तो कुछ होना जाना नहीं है। हालांकि मैं इंजेक्शन मुझे सीजीएचएस से मिलते थे, पे नहीं करना होता था, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसके अलावा आयुर्वेद लो, आयुर्वेद में फिर भी चांसेस हैं कि आप ठीक हो सकते हैं और उससे बॉडी पेन, फीवर, ये वाली जो परेशानी आप इससे भी बचे रहेंगे। तो उसके बाद से फिर मैंने आयुर्वेद की मेडिसिन स्टार्ट की। फिर योगा का देखती थी मैं यूट्यूब पे, उससे मुझे पता लगा कि प्राणायाम वगैरह करने से भी हमारे सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं। ये कब से जर्नी शुरू हुई योगा और आयुर्वेद की? ये मैम 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद से लगातार आयुर्वेद और योगा। अब तो आयुर्वेद की मेडिसिन भी बीच बीच में लेती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर लगता है तो ले लेती हूँ। पर योगा मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जैसे फूड खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमें फिट रहने के लिए योगा करना कंपलसरी है। तो उसके बाद जब 2006 के बाद तो ये इमोशनली और परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा। यस मैम। तो इसमें आपको कैसे हौसला बनाए रखा आपने और कैसे आपने ठानी कि मैंने इस चुनौती को, इसको चुनौती समझना है और इसको पार करना है? मैम जैसे ही मेरे को अटैक आया, तो क्योंकि दिल्ली में ही हम सर्विस करते हैं, दिल्ली पुलिस में ही हूँ मैं, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की। लगता था कि हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, वो मुझे कोई अच्छा ट्रीटमेंट दे दे, श्योरिटी ले कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जितने क्लोज डॉक्टर के पास हम जाते, वो इतना ही फ्लुएंटली बोल देता कि नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़े दिन में आप व्हील चेयर पे आ जाएंगे या ऑन बेड हो जाएंगे, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, आज तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाहर भी यूएस वगैरह में ये ज़्यादा होती है डिजीज़, तो वहाँ से भी कोशिश की जानने की कि इसका कोई ट्रीटमेंट हो, लेकिन वहाँ भी ये इंजेक्शन्स और मेडिसिन्स के सहारे ही वो जब तक सर्वाइव करते हैं। उस समय में कैसे आप इस डिप्रेशन से या इस निराशा से कैसे अपने आप को दूर रख पाई और कैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाई? मैम मेरे बच्चे 4th और 5th क्लास में थे जब मुझे फर्स्ट टाइम अटैक आया, तो उन्हीं के बारे में मैं सोचती थी। डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था, पर मुझे ये लगता था अगर मैं बेड पे आ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मेन मोटिवेशन तो मुझे अपने बच्चों की तरफ से ही मिला। इतनी एनर्जी बीइंग ए लेडी, या तो पता नहीं ऊपर से भगवान ने दी है या जैसे भी है, तो उनका सोच के ही मुझे ये था कि मुझे नहीं, जब तक मेरे बच्चे 12th नहीं करेंगे मुझे बेड पे नहीं आना है। तो धीरे धीरे वो मैं योगा और आयुर्वेद से मैं सर्वाइव कर पाई। फिर पता लग गया कि हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर ने कह दिया वो सही है। अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को हम अपने तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। दवाइयाँ तो एज ए सपोर्ट के लिए होते हैं, अगर इमरजेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन है तो हम मेडिसिन लें। उसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रखना है, कैसे अपने खुद को ठीक रखना है, तो वो फिर मैंने सीख लिया था। मैं निराश नहीं होना और अपनी फाइटिंग स्पिरिट है उसको जिंदा रखना है। यस मैम। आप अब बताइए कि अभी मतलब अगर हम देखें तो ऐसी लाइलाज बीमारियां बढ़ रही हैं समाज में, कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है जी। और अगर बीमारी ना भी हो तो वैसे ही कई बार हम परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं और अपने आप को एकदम निढाल होके छोड़ देते हैं, कुछ भी कोशिश करना अपने आप को उठाना। तो ऐसी जब स्थितियां आती हैं तो उसमें आप हमारी जो नई पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं, हमें ये देखना है कि है इसका कौन सा रास्ता है जिस पे चल के मैं इससे फाइट कर सकती हूँ या इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ। क्योंकि हमें मंजिल पे पहुँचने के लिए एक नहीं कई रास्ते होते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ एक अपना सोचने का हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए कि नहीं, मुझे काम करना है तो करना है। कठिनाई तो जीवन में आती रहते हैं, उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं, किसी की में किसी तरह के, किसी की में किसी तरह के। तो उनसे ना घबराते हुए हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, आपको देखकर लगता है कि अपने आत्मविश्वास और साहस के बल पर इंसान बड़ी से बड़ी चुनौतियों का
न सिर्फ सामना कर सकता है बल्कि उन पर जीत भी हासिल कर सकता है। आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं, और हम आपको बहुत दिन तक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, खुश जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।